दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RGS में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं आप सबके बीच डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और उससे पहले आप लोगों से विशेष अपील कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें। आज के लिए आपका पहला प्रश्न, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो पहला विकल्प है भारतीय घरों में पड़े निष्क्रिय सोने को अर्थव्यवस्था में लाना, सोने और आभूषण क्षेत्र में FDI को बढ़ावा देना, और इसे भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। पूछ क्या रहा है, दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो सही विकल्प चुनना है। तो ये जो है यहाँ पर केवल एक सही है। तो यहाँ पर सोने और आभूषण के क्षेत्र में FDI को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि सोने और उसके आभूषण के क्षेत्र में जो निर्यात है उसे कम करना इसका लक्ष्य है। और इसे भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किया जाता है, भारत सरकार के बिहाफ पर RBI द्वारा जारी किया जाता है। तो चलिए इसकी व्याख्या को देखें। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही है। अभी ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, तो अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए जो है 2016-17 में जो निवेश हुआ था उसमें भारी मात्रा में मुनाफा हुआ है। इस वजह से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए, ये रहा RBI का न्यूज। और RBI फिक्सेस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड रिडेम्पशन रेट एट ₹8,624 पर यूनिट। और देखें इसके बारे में, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2016-17 सीरीज 4 में निवेश करने वालों को शानदार मुनाफा हुआ है। और मार्च 2017 में इस बॉन्ड के इशू पीरियड के दौरान 2943 रुपये प्रति ग्राम की दर से खरीदा गया सोना अब 8624 रुपये प्रति ग्राम हो चुका है। यानी इस निवेशकों को 3 गुना अधिक रिटर्न मिला है, जो 143% की ज़बरदस्त बढ़त दर्शाता है। तो इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार ने सोने की मांग को कम करने और घरेलू बचत के एक हिस्से, जिसका उपयोग स्वर्ण की खरीद के लिए किया जाता है, को वित्तीय बजट में बदलने के उद्देश्य से नवंबर 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की शुरुआत की थी। तो कब शुरुआत हुआ था, नवंबर 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। तो गोल्ड या स्वर्ण बॉन्ड सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 के तहत भारत सरकार के स्टॉक के रूप में जारी किए जाते हैं। ये भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। बॉन्ड की बिक्री वाणिज्यिक बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नामित डाकघरों, जिन्हें अधिसूचित किया जाता है, उनके द्वारा खरीदा जाता है। और इसके साथ ही साथ मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के जरिए या तो सीधे या एजेंटों के माध्यम से भी इसकी खरीदारी की जा सकती है। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के कुछ लाभ भी हैं। तो ऋण के लिए बॉन्ड का उपयोग संपार्श्विक यानी जमानत या गारंटी के रूप में किया जाता है। जब कभी आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे गारंटी मांगता है, तो उसके बदले, गारंटी के बदले आप जो है इस बॉन्ड को दे सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के विमोचन पर होने वाले पूंजी लाभ को कर मुक्त कर दिया जाता है। यानी जो भी आपने निवेश किया है उस पर जो भी लाभ होगा तो वो क्या होगा, कर मुक्त होगा, यानी उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। विमोचन यानी रिडेम्पशन का तात्पर्य एक जारीकर्ता द्वारा परिपक्वता पर या उससे पहले बॉन्ड की पुनर्खरीद के कार्य से संबंधित है। यानी रिडेम्पशन का क्या मतलब है, जब बॉन्ड की समयावधि पूरी हो जाए। बॉन्ड क्या है, एक तरीके का अनुबंध है। ठीक है, आप सरकारी सेवाओं में भी जब जाते हैं तो वहाँ पर 2 साल या 3 साल के लिए बॉन्ड आपसे लिया जाता है। तो उसमें कुछ फीस रखा जाता है
कि आप इस बॉन्ड के जरिए 2 साल का इसमें सेवा में आप रहेंगे, अन्यथा की स्थिति में आपकी जो जमानत राशि है जब्त हो जाएगी, बॉन्ड की राशि जब्त हो जाएगी। तो वो बॉन्ड का मतलब है। तो यहाँ पर विमोचन का तात्पर्य एक जारीकर्ता द्वारा परिपक्वता यानी टर्म पीरियड जो है 2 साल के लिए 3 साल के लिए ये पूरी हो जाने की बात कर रहा है। तो परिपक्वता का मतलब यही है, या उससे पहले बॉन्ड की पुनर्खरीद के कार्य से। पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन स्टॉक, बॉन्ड या अचल संपत्ति जैसी संपत्ति की बिक्री पर अर्जित लाभ है। यह तब प्राप्त होता है जब किसी संपत्ति का विक्रय मूल्य उससे क्रय मूल्य से अधिक हो जाता है। यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का नुकसान भी होते हैं। यह भौतिक स्वर्ण जिसे तुरंत बेचा जा सकता है के विपरीत एक दीर्घकालिक निवेश है। जैसे सपोज ये गोल्ड का टुकड़ा है, बिस्किट है, आपको ज़रूरत है पैसे की तो आप ये मार्केट में ले गए और तुरंत बेच दिया। लेकिन ये बॉन्ड है तो बॉन्ड तो भाई तुरंत बिक नहीं पाएगा। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होते हैं, लेकिन इनका ट्रेडिंग वैल्यूम ज़्यादा नहीं होता, इसलिए परिपक्वता से पहले बाहर निकालना मुश्किल होता है। तो इसके कुछ हानि भी हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए। तो लखपति दीदी योजना के बारे में सही विकल्प का चयन करें। तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई थी, को होगा यहाँ पर, को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप में 3 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करना हाल ही में अंतरिम बजट में बढ़ाया गया था। जब ये पूर्णकालिक बजट लाया गया, इससे पहले अंतरिम बजट आया था, तो उस समय ये रखा गया था लक्ष्य कि 3 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करना है। इस योजना का लक्ष्य जो है प्रतिवर्ष प्रति परिवार 1 लाख रुपए से अधिक की सतत आय सुनिश्चित करना है। पूछ क्या रहा है, सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर तीनों विकल्प हमारे सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो लखपति दीदी योजना के बारे में अभी क्यों प्रश्न किया जा रहा है, तो अभी जो है उत्तराखंड का एक स्थान है और वहाँ पर जो है निर्धारित लक्ष्य से इसने ज़्यादा जो है इसकी प्राप्ति कर ली है। तो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक प्रमुख पहल लखपति दीदी योजना के कार्यान्वयन में सबसे अधिक सफलता हासिल की है। लक्ष्य की ओर प्रगति की बात करें तो उधम सिंह नगर अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गया है, जहां 27,285 लक्ष्य के मुकाबले 25,918 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। दूसरे स्थान पर वहीं हरिद्वार बना हुआ है, जिसने 23,588 लक्ष्य में से 21,442 लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। पौड़ी, अल्मोड़ा और टिहरी ने भी उल्लेखनीय प्रगति की है। तो इससे क्या होता है, ग्रामीण महिलाओं के प्रति उद्यमशीलता के अवसर बढ़ते हैं। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाएं निम्नलिखित कार्य करके उद्यमी बन गई हैं, जैसे मोटे अनाज और फलों का मूल्य संवर्धन करके, डेयरी फार्मिंग और एलपीजी वितरण के माध्यम से, प्राथमिक पशु चिकित्सा देखभाल और बीमा योजनाएं कमीशन अर्जित करना, डिजिटल लेन देन, घरेलू आय को मजबूत करना, महिला सशक्तिकरण पर NRLM का प्रभाव दिखाई देता है। तो NRLM ने दूर दराज के गांवों में रहने वाली महिलाओं के जीवन में बदलाव लाकर उन्हें न केवल वित्तीय स्थिरता प्रदान की है, बल्कि सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता भी प्रदान की है। लखपति दीदी जो है स्वयं सहायता समूह की वह सदस्य होती हैं जिसने सफलतापूर्वक 1 लाख रुपए या उससे अधिक की वार्षिक घरेलू आय प्राप्त कर ली हो, और यह आय कम से कम 4 कृषि मौसमों या व्यवसाय चक्रों तक बनी रहती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि औसत मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक हो। तभी तो 12 महीने में 1,20,000 हो पाएगा। इसकी शुरुआत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DAY NRLM द्वारा की गई थी, जिसमें प्रत्येक
एसएचजी परिवार को मूल्य श्रृंखला हस्तक्षेपों के साथ कई आजीविका गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए या उससे अधिक की स्थायी आय होती है। इसके उद्देश्यों की बात करें तो इस पहल का उद्देश्य न केवल महिलाओं की आय में सुधार करके उन्हें सशक्त बनाना, बल्कि स्थायी आजीविका प्रथाओं के माध्यम से उनके जीवन में बदलाव लाना है। ये महिलाएं अपने समुदायों में आदर्श के रूप में कार्य करती हैं तथा प्रभावी संसाधन प्रबंधन और उद्यमशीलता की शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। तो इसे आप महिला सशक्तिकरण से जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वर्ष 2035 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाए और साथ ही साथ 2040 तक चंद्रमा पर मानव अभियान भेजने का लक्ष्य है। तो इस संबंध में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बात करें इस प्रश्न की। तो इसने स्पैडेक्स मिशन के बारे में सही विकल्प का चयन करना है। तो अंतरिक्ष यान को डॉक करने और अनडॉक करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी का विकास एवं प्रदर्शन करना है। साथ ही साथ यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। पूछ क्या रहा है, सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर सही विकल्प के चयन की बात कर रहा है, तो यहाँ हमारा ये दोनों विकल्प सही हैं। और डॉक का मतलब होता है दो सैटेलाइट को आपस में जोड़ना। ये दो हैं, ये दोनों आपस में जुड़ गए तो इसी को डॉक बोलते हैं। और जब ये दोनों अलग हो जाए फिर से तो इसी को अनडॉक बोलते हैं। चलिए व्याख्या को देखें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पाडेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अनडॉक करने का काम पूरा कर लिया है, जो भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। भारत सरकार का चंद्रमा पर मानव अभियान भेजने का लक्ष्य 2040 तक है और 2040 है चंद्रमा पर मानव अभियान भेजने का लक्ष्य, जिसमें चंद्रयान 4 मिशन के माध्यम से चंद्रमा के सतह से नमूने एकत्र करना है। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चंद्रयान 5 मिशन को भी मंजूरी दे दी है। और साथ ही साथ उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना शामिल है। साथ ही 1935 तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करना भी शामिल है। तो इस दोनों लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्पैडेक्स मिशन का डॉकिंग और अनडॉकिंग जो है दोनों इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हाल ही में स्पैडेक्स उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक किया गया। इसरो ने अब 13 मार्च 2025 को पहले ही प्रयास में स्पैडेक्स उपग्रहों को अनडॉक करने का महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर लिया। उपग्रहों की अनडॉकिंग 45 डिग्री झुकाव के साथ 460 किलोमीटर वृत्ताकार कक्षा में हुई है। उपग्रह अब स्वतंत्र रूप से परिक्रमा कर रहे हैं और उनकी स्थिति सामान्य है। इसके साथ ही इसरो ने अब वृत्ताकार कक्षा में मिलन, डॉकिंग और अनडॉकिंग कार्यों के लिए आवश्यक सभी क्षमताओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर लिया है। इस उपलब्धि से भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद अभी तक कौन कौन से देश कर चुके हैं? अमेरिका कर चुका है, रूस कर चुका है और चीन कर चुका है। उसके बाद भारत जो है चौथा विश्व का ऐसा करने वाला देश बना है। स्पैडेक्स मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के भविष्य के प्रयासों के लिए एक कदम साबित होगा, जिसमें पृथ्वी पर चंद्रमा से चट्टानों और मिट्टी लाना, प्रस्तावित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रमा की सतह पर एक अंतरिक्ष यात्री को उतारना शामिल है। बात करें स्पैडेक्स मिशन के बारे में तो इसका लॉन्च जो है 30 दिसंबर 2024 को हुआ था। डॉकिंग में सफलता मिली थी कब? 16 जनवरी 2025 को। और उस समय हमने MCQ में ये शामिल किया था डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। अब ये अनडॉकिंग हुआ है तो फिर से शामिल किया गया है। उद्देश्य इसका क्या है स्पैडेक्स का? तो अंतरिक्ष यान को डॉक करने और अनडॉक करने के लिए आवश्यक
प्रौद्योगिकी का विकास एवं प्रदर्शन करना है। इसके प्रक्षेपण स्थल की बात करें तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा है, और प्रक्षेपण यान की बात करें तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C60 है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डॉकिंग कक्षा 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भू कक्षा में हुई, और प्रक्षेपित उपग्रह 2 उपग्रह SDX-01 जिसे चेजर के रूप में लॉन्च किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था, और SDX-02 ये टारगेट था, और इन दोनों का वजन 220 किलोग्राम है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो हूती विद्रोहियों का संबंध किस देश से है? ओमान, यमन, सऊदी अरब और ईरान। तो हूती विद्रोहियों का संबंध जो है यमन से है। चलिए व्याख्या को देखें। तो हूती विद्रोही कौन है? तो हूती विद्रोही यमन के शिया मुस्लिम समुदाय जैदी से जुड़े एक सशस्त्र समूह है। इसका गठन 1990 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह साहेल के कथित भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ संघर्ष के कारण हुआ था। तो उस समय अब्दुल्लाह साहेल थे राष्ट्रपति वहाँ के। इस समूह का नाम इसके संस्थापक हुसैन अल हूती के नाम पर रखा गया है। वे खुद को अंसार अल्लाह यानी ईश्वर के साथी भी कहते हैं। ये सक्रिय कहाँ पर हैं? तो देखें, बात करें तो हूती विद्रोहियों का मुख्य गढ़ यमन है। वे देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में मजबूत पकड़ रखते हैं। राजधानी इसकी सना है, और लाल सागर का तटीय क्षेत्र और कई अन्य इलाकों पर उनका कब्जा है। वे बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाते हैं। साथ ही साथ इन्हें कौन समर्थन देता है हूती विद्रोहियों को? तो ईरान, अमेरिका और सऊदी अरब का दावा है कि ईरान हूती विद्रोहियों को हथियार, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें देता है। हिजबुल्लाह लेबनान का शिया मिलिशिया समुदाय है। तो हूती विद्रोहियों को सैन्य प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। सीरिया और अन्य ईरानी समर्थित समूह भी इसका अप्रत्यक्ष समर्थन करते हैं। अब चलिए, ये अपने देश से संबंधित है। रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने बनाया था? तो मनोज कुमार, उदय कुमार, विमल कुमार और रिजर्व बैंक। तो इसे उदय कुमार ने बनाया था। और ये क्यों चर्चा का विषय है? तो अभी जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपना राज्य का जब बजट पेश किया, तो जो रुपए का सिंबल है ये वाला, इसे न प्रदर्शित करके इस तरीके का कुछ प्रदर्शित किया है। तो चलिए देखें, बात करें इसकी व्याख्या को। तो तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में अपने बजट लोगों में भारतीय रुपए के चिन्ह को हटाकर तमिल अक्षर रुपए को शामिल किया है। यह पहली बार हुआ है कि किसी राज्य ने रुपए के चिन्ह को बदला है। तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी राज्य बजट के लोगों में ये सिंबल जो जारी किया गया अंकित था, जो तमिल शब्द रुबाई का पहला अक्षर है, जो तमिल भाषा में भारतीय मुद्रा को दर्शाता है। चलिए, बदलाव को तमिलनाडु सरकार के केंद्र की नीतियों के विरोध से जोड़ा जा रहा है। खास तौर पर यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं 2020 और त्रिभाषा फार्मूला के खिलाफ एक प्रतीकात्मक कदम माना जा रहा है। तमिलनाडु सरकार त्रिभाषा फार्मूले का विरोध करती रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे हिंदी भाषा को थोपने की कोशिश की जा रही है, और वो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है तमिल जो है उसे बढ़ावा देना चाहते हैं। तो तमिलनाडु में पहले से ही द्विभाषा नीति यानी तमिल और अंग्रेजी लागू है। वे हिंदी को अनिवार्य करने के पक्ष में नहीं है। रुपये के अधिकृत प्रतीक में देवनागरी का रा रुपया शामिल है, जिससे तमिलनाडु सरकार इसे हिंदी प्रभाव का प्रतीक मान रही है। इसलिए सरकार ने रुपये का नया प्रतीक अपनाया, जो पूरी तरह तमिल भाषा से जुड़ा रहा है। ठीक है। त्रिभाषा फार्मूले के 3 हिस्से हैं। तो पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, जैसे
तमिल, बंगाली, मराठी, कोई भी किसी भी राज्य की हो सकती है। दूसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या अन्य भारतीय भाषा होगी। गैर हिंदी राज्यों में यह हिंदी या अंग्रेजी होगी। साथ ही साथ तीसरी भाषा के रूप में देखें तो हिंदी भाषी राज्यों में यह एक अन्य भारतीय भाषा जैसे तमिल, बंगाली, तेलुगु आदि होगी, और गैर हिंदी राज्यों में यह अंग्रेजी या अन्य भारतीय भाषा होगी। तो ये त्रिभाषा फार्मूले का एक रूप है। रुपए के प्रतीक की खास बातें देखें तो इसे देवनागरी रा और रोमन र का मिश्रण बताया गया है। जैसे ये र है और ये रोमन का र है, और इसी को दोनों को मिश्रण बना करके इस तरीके का सिंबल दिया गया है। इसके ऊपर दो समानांतर रेखाएं हैं जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और बराबर चिन्ह को दर्शाती हैं। इस प्रतीक को मुंबई के ग्राफिक डिजाइनर उदय कुमार ने बनाया था। इसे भारतीय मुद्रा की वैश्विक पहचान बढ़ाने के लिए लाया गया था। रुपए को आधिकारिक प्रतीक को 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था? 15 जुलाई 2010 को, आज से 15 वर्ष पहले लगभग मान के चलिए। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1960, 1970, 1980, 2024। तो 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया था और डेयरी विकास से संबंधित यह योजना है। तो ऑपरेशन फ्लड 13 जनवरी 1970 को लॉन्च किया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था। 30 वर्षों के भीतर ऑपरेशन फ्लड ने भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने में मदद की, जिससे डेयरी फार्मिंग भारत का सबसे बड़ा आत्मनिर्भर ग्रामीण रोजगार उत्पन्न करने वाला क्षेत्र बन गया। भारत सरकार ने श्वेत क्रांति 2.0 के तहत राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लागू किया, जिससे देसी नस्लों के संरक्षण और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। इस पहल की शुरुआत सितंबर 2024 में हुई थी। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब की गई थी? श्वेत क्रांति 2.0 के तहत सितंबर 2024 में। श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य लक्ष्य की बात करें तो दुग्ध उत्पादन बढ़ाना और इसे संगठित करना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, क्योंकि अधिकतर जो है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं ही इसमें लगी रहती हैं, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में योगदान देना, साथ ही साथ 2028-29 तक सरकारी क्षेत्र में दूध खरीद को 1007 लाख किलोग्राम प्रतिदिन तक बढ़ाना है। तो ये लक्ष्य भी याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे परीक्षा की दृष्टि से। तो 2028-29 तक दूध खरीद को 1007 लाख किलोग्राम प्रति दिन तक बढ़ाना है। भारत और वैश्विक दूध उत्पादन की बात करें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। भारत दुनिया के 22% से अधिक और एशिया के 57% दूध उत्पादन का योगदान देता है। श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो श्वेत क्रांति भारत में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख पहल थी। इसके तहत ऑपरेशन फ्लड 1970 लॉन्च किया गया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी ने किया था, और यह दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था, जिससे भारत आत्मनिर्भर बना और किसानों को स्वयं के संसाधनों पर नियंत्रण मिला। ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य की बात करें तो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्रों की आय को बढ़ोतरी करना, साथ ही साथ उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दुग्ध उपलब्ध कराना भी इसका लक्ष्य था। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी के बारे में। तो जन्म 1921 में हुआ था, मृत्यु इनकी 2012 में हुई थी। उन्हें भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वह अपने ऑपरेशन फ्लड के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जिसे दुनिया के सबसे बड़े कृषि कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अमूल ब्रांड की स्थापना और सफलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमूल ब्रांड कहाँ पर? गुजरात में, गुजरात के सारण में। उन्होंने दिल्ली दुग्ध योजना के प्रबंधन में भी मदद की और कीमतों में सुधार किया। उन्होंने भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने में भी काफ़ी मदद की। उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं तो उसकी बात करें तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1963, कृषि रत्न 1986, विश्व खाद्य पुरस्कार 1989 सहित कई सारे पुरस्कार भी मिले हैं। जैसे भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री
1965, पद्म भूषण 1966 और पद्म विभूषण 1999 इन्हें मिल चुका है। तो पद्मश्री 1965, पद्म भूषण 1966 और पद्म विभूषण 1999। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है। तो बोडो समझौते का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका संबंध जो है असम राज्य से है। चलिए व्याख्या को देखें। तो बोडो ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी हिस्से में बसी असम की सबसे बड़ी जनजाति है। यह राज्य की कुल आबादी के 5 से 6% से अधिक है। बोडो यानी असमिया समुदाय के लोग पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य के मूल निवासी हैं तथा यह भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत भारत की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। असम के 4 जिले हैं, कोकराझार, बक्सा, उदलगुरी और चिरांग। बोडो प्रादेशिक क्षेत्र जिला का गठन करते हैं, यानी बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। 1960 के दशक से ही बोडो अपने लिए बोडोलैंड नामक अलग राज्य की मांग करते आए हैं। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। इसमें विधायी और न्यायिक शक्तियों के साथ साथ स्वायत्त जिला परिषदों और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों के गठन के प्रावधान भी शामिल हैं। तो गिरमिटिया मजदूर और अप्रवासी भारतीय समस्या वहाँ से जुड़ी हुई है। 19वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजी शासन के अंतर्गत इस क्षेत्र में देश के अन्य हिस्सों जैसे बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और छोटा नागपुर आदि से बड़ी संख्या में मजदूरों को चाय बागानों में काम करने के लिए लाकर बसाया गया, जो इस क्षेत्र के स्थानीय समुदायों में असंतोष का एक बड़ा कारण था। स्वतंत्रता के बाद भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का संपर्क पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश के बाजारों और बंदरगाहों से लगभग समाप्त हो गया। साथ ही स्थानीय उत्पादों को भारत के अन्य बाजारों तक आसानी से न पहुंच पाने के कारण इस क्षेत्र में भारी आर्थिक गिरावट देखने को मिली। अन्य कारकों के साथ मिलकर यह आर्थिक असंतोष स्थानीय समुदायों और अप्रवासियों के बीच हिंसा का कारण बना। तो गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? जो कई राज्यों से जैसे बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर इत्यादि से ला करके असम में बसाया गया और उन्हें खेती के कार्यों में लगाया जाता था। उन्हीं को गिरमिटिया मजदूर कहा गया और उनके साथ कुछ समस्याएं भी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर बोडो समझौता भी हुआ कुछ। जैसे पहला बोडो समझौता की बात करें तो वर्षों के हिंसक संघर्षों के बाद 1993 में ABSU के साथ पहले बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें सीमित राजनीतिक शक्तियों के साथ एक बोडोलैंड स्वायत्त परिषद का निर्माण हुआ। दूसरा बोडो समझौता कब हुआ? तो इसके तहत असम राज्यों में बोडो क्षेत्रों के लिए एक स्वशासी निकाय बनाने पर सहमति बनी। इसके अनुसार बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद 2003 में कुछ और वित्तीय और अन्य शक्तियों के साथ बनाया गया। फिर बात करें तीसरा बोडो समझौता, तो इस समझौते पर 2020 में हस्ताक्षर किए गए। इसमें BTAD नाम बदलकर बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र BTR कर दिया गया। यह बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद BTC की 6ठी अनुसूची के तहत अधिक विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक स्वायत्तता एवं राज्य के बदले BTC क्षेत्र के विस्तार का दावा करते हैं। साथ ही साथ यह BTAD के क्षेत्र में परिवर्तन और BTAD के बाहर बोडो के लिए प्रावधान प्रदान करता है। BTR में वे क्षेत्र शामिल हैं जो बोडो बहुल क्षेत्र हैं, लेकिन वर्तमान में BTAD से बाहर है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो वैश्विक खुफिया और सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह भारत में आयोजित हुआ। तो वैश्विक खुफिया और सुरक्षा सम्मेलन, यह सम्मेलन रविवार यानी 17 मार्च 2025 को भारत में आयोजित हुआ। यह आमतौर पर रायसीना डायलॉग से एक दिन पहले होता है, जो इस बार 17 से 19 मार्च 2025 तक चल रहा है। आयोजनकर्ता की बात करें तो इस सम्मेलन का आयोजन भारत की बाह्य खुफिया एजेंसी RA और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी NSCS द्वारा किया गया। NSCS राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल को रिपोर्ट करता है।
20 से अधिक देशों के खुफिया और सुरक्षा प्रमुख इसमें शामिल हुए। 5 आइज देशों, यानी 5 आइज में कौन कौन शामिल है? अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड और यूके के अधिकारी भी उपस्थित इसमें थे। अमेरिका से राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने भी भाग लिया। तो तुलसी गबार्ड थी, उन्होंने भी इसमें शामिल हुई। और रायसीना डायलॉग क्या है? तो रायसीना डायलॉग भारत का सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिक और भू रणनीतिक यानी जियो स्ट्रेटेजिक सम्मेलन है, जिसमें दुनिया भर के राजनेता, नीति निर्माता, सुरक्षा विशेषज्ञ और बुद्धिजीवी भाग लेते हैं। यह वैश्विक राजनीति, सुरक्षा, कूटनीति, अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास पर चर्चा के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है। रायसीना डायलॉग की शुरुआत की बात करें तो पहली बार 2016 में इसका आयोजन किया गया था। इसे भारतीय विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF मिलकर आयोजित करते हैं। इसका नाम दिल्ली के रायसीना हिल्स, जहां भारत सरकार के मुख्य कार्यालय है, के नाम पर रखा गया है। सम्मेलन में 125 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस आयोजन का 10वां संस्करण खास है और इस बार कौन सा संस्करण है? 10वां है, जो कि 2016 में शुरुआत की गई थी। और इस वर्ष की थीम क्या है? कालचक्र। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज के लिए करंट अफेयर का प्रोग्राम, और उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा तो अन्य लोगों तक भी शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए चैनल के साथ, बने रहिए और अपने तैयारी को धार देते रहिए। अपने जो स्टैटिक जीके है उसे तैयार करते हुए साथ ही साथ करंट अफेयर को भी देखते रहिए, ताकि आपकी तैयारी को एक नया आयाम मिल सके। इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, शुक्रिया।